डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल के क्लास में देख रहे थे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। उसमें हम लोगों ने उसके भूमिका में देखा था कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का विकास हुआ और उससे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्यों का विश्लेषण किया था। आज हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान और खलीफा के बीच क्या संबंध है। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। कि इसमें आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर के चलेंगे उसमें एक मुद्दा होगा कि सुल्तान और खलीफा या सुल्तान और खिलाफत, और इसको समाप्त करने के बाद हम लोग केंद्रीय प्रशासन पर ध्यान देंगे, सुल्तान और खिलाफत। देखिए, जहां तक के सुल्तान और खिलाफत का प्रश्न है तो दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान का खलीफा द्वारा जो मान्यता था यह मान्यता एक सैद्धांतिक था। व्यवहार में हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था स्वतंत्र एवं संप्रभु था, इंडिपेंडेंट एवं सोवरेन था। पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, बहुत अंदर में जाने की जरूरत नहीं है, जो सिंपल बात है उसको देखा जाए। हम लोग पढ़ रहे हैं सुल्तान और खिलाफत। सुल्तान और खिलाफत पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी दिल्ली सल्तनत के कंटेक्स्ट में, तो इसके बारे में बात पूर्व के क्लास में बताया गया था कि भारत में जो दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ उसके संस्थापक तुर्क लोग थे, और तुर्क लोग ने जिस प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था वो खिलाफत से लिया हुआ व्यवस्था था, और खिलाफत व्यवस्था में जो प्रशासन था उसमें धर्म और राजनीति अलग अलग हाथों में नहीं था। जो खलीफा था वो धर्म का भी प्रधान था और राजनीति का भी प्रधान था। लेकिन जब खलीफा की शक्ति में कमी आई 900 ईस्वी के लगभग, तो खलीफा के पास सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शक्ति रह गई। राजनीतिक शक्ति का जो अधिकारी बना
वो यही तुर्क लोग था और इनके द्वारा कुल 4 वंशों की स्थापना की गई थी, जिसमें सामानी, सासानी, सफाविद और बुइद की चर्चा हमने कल क्लास में किया। अब ऐसे में ये जो तुर्क लोग के द्वारा जो वंश स्थापित किया गया, तो एक परिपाटी चल गई कि अब खलीफा जो है हमें परमिशन दे कि हम सत्ता का प्रयोग जो है, राजनीतिक सत्ता का प्रयोग हम कर सकते, और इसके लिए खलीफा के द्वारा लेख जारी किए जाते थे, ऑर्डर जारी किए जाते थे, और उसे ये समझा जाता था कि खलीफा ने अपने राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करने का अधिकार जिस व्यक्ति को दिया वही सुल्तान कहलाए। और इस तरीके से पूरे विश्व का पहला सुल्तान कहलाने का अधिकारी जो है वो महमूद गजनवी होता है। तो सुल्तान का पद धारण करना सैद्धांतिक रूप से इस बात का प्रतीक था कि ये व्यक्ति खलीफा के राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने वाला है। खलीफा अब राजनीतिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, खलीफा के राजनीतिक सत्ताओं का जो व्यक्ति प्रयोग करेगा उसे सुल्तान कहेंगे। तो इस तरीके से सुल्तान पद का उदय होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुल्तान संप्रभु नहीं हो सकता है, सोवरेन नहीं हो सकता है, स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इसकी सोवरेनिटी या इसकी स्वतंत्रता खत्म किससे होती है? तो खलीफा से होती है, क्योंकि खलीफा का हमेशा इस पर नियंत्रण रहता है। सैद्धांतिक रूप से ये बात सत्य है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये बात था कि सुल्तान खलीफा के अधीन नहीं था। सुल्तान खलीफा से पूर्ण रूप से स्वतंत्र था और पूर्ण रूप से संप्रभु था। तब फिर सैद्धांतिक रूप से मान्यता लेने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? तो आवश्यकता इसलिए थी कि थोड़े दिन पूर्व में ही ये व्यवस्था स्थापित हुई थी कि सुल्तान वही होगा जो खलीफा के राजनीतिक सत्ताओं का प्रयोग करेगा, और जनता या मुस्लिम उम्मा, जिसको उम्मत कलम उम्मा या उम्मत शब्द व्याख्या किया था, तो तुर्क शासन के लिए मुस्लिम उम्मा का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर खलीफा से मान्यता सुल्तान नहीं लेता है या खलीफा को मान्यता सुल्तान नहीं देता है, तो उस सुल्तान के खिलाफ मुस्लिम उम्मा विद्रोह कर देगी। इसलिए मुस्लिम उम्मा का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए सुल्तानों ने सैद्धांतिक रूप से खलीफा से मान्यता प्राप्त की। व्यवहारिक बात यह था कि सुल्तान जो था वो खलीफा से पूर्ण रूप से स्वतंत्र और संप्रभु। अब देखिए, ये जो व्याख्या है, इस तथ्य को, उपर्युक्त तथ्य को, उपर्युक्त तथ्य को निम्न उदाहरणों से साबित किया जा सकता है। यानी हम लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला, एक निर्णय लिया कि जो खलीफा और सुल्तान के बीच जो संबंध थे वे वास्तव में संबंध वास्तविक रूप से नहीं थे, बल्कि सैद्धांतिक थे। वास्तविक रूप से खलीफा से सुल्तान पूरी तरीके से स्वतंत्र और संप्रभु था। तो इसको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए, उदाहरणों के द्वारा जो है वो हम लोगों को स्पष्ट करना होगा पूरे दिल्ली सल्तनत के पीरियड के लिए। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहला एग्जाम्पल जो मिलता है वो इल्तुतमिश का, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश प्रथम शासक था
जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसके पहले जो था दिल्ली सल्तनत के शासक में, वो कौन था? तो आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक, यही ना। तो ना ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की और ना ही आराम शाह ने, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में विश्व स्तर पर सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति महमूद गजनवी कहलाएगा। महमूद गजनवी भारत का शासक नहीं था। भारत में आया धन प्राप्ति के लिए, लूटने के लिए आया। उसका उद्देश्य यहां से धन प्राप्त करके मध्य एशिया में अपनी सत्ता की स्थापना करना। लेकिन उसके बाद के गौरी के आक्रमण का उद्देश्य ये नहीं था। गौरी के आक्रमण का उद्देश्य था कि भारत में हम सत्ता की प्राप्ति करें, ठीक है। अब सत्ता की प्राप्ति करे तो उसके लिए उसने अपने दासों को नियुक्त किया, जैसे ऐबक को या ताजुद्दीन यादलौज को या नासिरुद्दीन कुबाचा, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली सल्तनत में जो शासक होंगे, उन शासकों में इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और इसके लिए बाज़ाब्ते तौर पे 1229 ईस्वी में 1229 में बगदाद के खलीफा का दूत, बगदाद के खलीफा का दूत जिसका नाम था रज़ी-उद-दीन हसन सगानी, रज़ी-उद-दीन हसन सगानी, ये दिल्ली आकर के इल्तुतमिश को मान्यता पत्र प्रदान किया। ठीक है। तो इस प्रकार से वैधानिक शासक बन गया इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का। क्यों? क्योंकि खलीफा ने उसको मान्यता पत्र प्रदान की। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, जो हम लोग कह रहे थे कि दिल्ली सल्तनत का शासक स्वतंत्र और संप्रभु है। कैसे? तो इसी समय, जिस समय इल्तुतमिश को मिला था, इसी समय खलीफा ने बंगाल के शासक को भी मान्यता प्रदान की थी। मतलब उसको भी सुल्तान की उपाधि दिया था। किसने? रज़ी-उद-दीन हसन, सॉरी, बगदाद के खलीफा ने। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इल्तुतमिश भी प्रतिनिधि है खलीफा का और बंगाल का शासक भी प्रतिनिधि है खलीफा का। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि इल्तुतमिश द्वारा ने बंगाल के शासक को पराजित कर दिया। बंगाल के शासक को पराजित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि खलीफा का संप्रभुता नहीं रहा। अगर खलीफा संप्रभु होता तो उसी खलीफा से इल्तुतमिश सनद प्राप्त कर रहा है, मान्यता प्राप्त कर रहा है
और उसी खलीफा से बंगाल का शासक मान्यता प्राप्त कर रहा है, तो ये दोनों को एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना चाहिए था। अगर इल्तुतमिश बंगाल पर आक्रमण करता है तो इसका अर्थ यह होता है कि इल्तुतमिश ने खलीफा के संप्रभुता को तिलांजलि दे दी, छोड़ दिया। इसका अर्थ यही हुआ, उसको संप्रभु नहीं माना। क्योंकि देखिए, संप्रभुता एक ऐसी चीज है जो किसी एक ही के पास रह सकती है। संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता, सोवरेनिटी का विभाजन नहीं किया जा सकता। तो या तो खलीफा के पास रहता या सुल्तान के पास रहता। तो कैसे हम माने कि किसके पास है? तो जिसकी बात मानी जाती है हम मानते हैं कि संप्रभुता उसके पास है। तो अगर ये इस ट्रायंगल में, जिसमें एक कोना पर खलीफा है, एक कोना पर बंगाल का शासक है, एक कोना पर इल्तुतमिश है, तो इस त्रिकोण में बात किसकी मानी जा रही है? ठीक है, खलीफा दोनों को मान्यता दे रहा है, लेकिन सिर्फ मान्यता देने से संप्रभु रह गया? रहता कब कि उसकी बात भी मानी जाती। और उसकी बात मानने का आधार क्या था कि ना इल्तुतमिश बंगाल पर आक्रमण करता, ना बंगाल इल्तुतमिश पर आक्रमण करता। दोनों शासक खलीफा के प्रभुता को मानते। लेकिन यहां हुआ क्या कि एक तरफ इल्तुतमिश को रजीउद्दीन हसन सगानी मान्यता पत्र दे रहा है और दूसरी तरफ बंगाल के शासक को जो मान्यता खलीफा के द्वारा मिला, तो उसी पर इल्तुतमिश आक्रमण कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इल्तुतमिश खलीफा के संप्रभुता को नहीं मान रहा है, इल्तुतमिश खुद संप्रभु। तो इस आधार पर यह कह सकते हैं कि जो मान्यता का रिवाज था वो सैद्धांतिक था। व्यवहारिक में सुल्तान क्या होता था? स्वतंत्र होता था। एक एग्जाम्पल से साबित हुआ। अब देखिए, यहां पर मामला यह है कि बहुत सारे शासक हैं, तो सबों के साथ का एग्जाम्पल नहीं देंगे। अब इल्तुतमिश ने जो स्थापित कर दिया, तब उसके बाद उसका जो बेटा आया मलिक फिरोज, उसके बाद उसकी बेटी आई रजिया सुल्तान, उसके बाद बहराम शाह, मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, बलबन, ये सबों ने जो है वो इसी नीति का पालन किया कि अपने आप को संप्रभु माना। खलीफा के साथ रिश्तों में परिवर्तन जहां जहां होता है, जहां से पता चलता है कि खलीफा को कैसे जो है वो दरकिनार किया गया और अपनी संप्रभुता को स्थापित किया गया, तो उन्हीं बिंदुओं को हम छू रहे हैं। बात समझ में आई? अब इस क्रम में जो दूसरा एग्जाम्पल आपको आता है वो अलाउद्दीन खिलजी है ना। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो आपको पता है कि उसकी दो योजनाएं थी। दो योजना में एक योजना उसका था कि हम नवीन धर्म की स्थापना करें, है ना। इसकी एक योजना थी, तो जो इससे रिलेटेड है उसी को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसकी एक योजना थी नवीन धर्म की स्थापना का। नवीन धर्म की स्थापना। और दूसरा क्या था? तो पैगंबर बनने की। और ये दोनों योजना जो था वो काजी मुगीसुद्दीन के परामर्श से, काजी मुगीसुद्दीन के परामर्श से तैयार किया उसने। है ना। अब देखिए इसमें क्या हुआ था दिवाकर में कि अलाउद्दीन खिलजी जब 1206
96 से गद्दी पर बैठा तो 1316 लगभग 20 वर्षों तक गद्दी पर रहा। और जैसे ही शासक बना तो एक महत्वाकांक्षी शासक था, एम्बिशियस किंग था, सुल्तान था, और उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। उसने काजी मुगीसुद्दीन को बुलाकर कहा कि देखो, हम इतिहास में अपना नाम अमर करना चाहते हैं, कैसे होगा? उसने बताया कि हमने कुछ योजनाएं बनाई। उसने अपने 2 योजनाओं की चर्चा की। पर योजना कहा कि हम सिकंदर सानी बनना चाहते हैं। सिकंदर को आज तक दुनिया याद रखती है कि उसने पूरे दुनिया को विजित किया, हम भी विजित करना चाहते हैं। और दूसरा, हजरत मोहम्मद साहब को कब की बात है, आज तक लोग याद रखे और उन्हें श्रद्धा से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नवीन धर्म की स्थापना, और वो नवीन धर्म की स्थापना इसलिए की थी कि उनके पास 4 खलीफा थे। हमारे पास भी उलूग खां, जफर खां, नुसरत खां के तरह 4 खलीफा हैं, तो हम क्यों नहीं धर्म की स्थापना कर सकते? हम भी क़यामत तक जो है वो अच्छे नामों से याद किए जाएंगे। काजी ने कहा कि आपकी दोनों योजनाएं आपके लिए घातक साबित होगी, क्योंकि जिस देश में है उसका दक्कन आपके पास, दक्षिण भारत नहीं विजिट, तो पहले उसको तो विजिट कीजिए, तब जो है वो आप विश्व विजय पर निकलेंगे। और दूसरी बात कि धर्म एक ऐसा क्षेत्र है कि यदि हस्तक्षेप कीजिएगा तो विद्रोह की संभावना हो जाएगी। तो इस तरीके से उसने अपनी योजनाएं तो त्याग दी, लेकिन इससे इतना तो पता चल जाता है कि वो भी खलीफा को बहुत मान्यता वगैरह नहीं देता था। अंत में उसने उसका एक सेंटेंस है बहुत पॉपुलर, काजी मुगीसुद्दीन के एक्सप्लेनेशंस के आधार पर ही, कि शरीयत में क्या उचित या अनुचित है मैं नहीं जानता, मैं वही काम करता हूं जो राज्य हित में उचित हो। तो दूसरा जो काजी मुगीसुद्दीन को ये बात कहता है, वो उससे ये साबित होता है खलीफा का कोई महत्व नहीं था। तो व्यवहारिक रूप से ये सेंटेंस भी साबित करता है कि अलाउद्दीन भी क्या था, तो खुद संप्रभु था। इसी प्रकार से अलाउद्दीन के बाद जो उसका पुत्र अगला सुल्तान बना, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, यहाँ इसके एग्जाम्पल से भी पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान खुद संप्रभु था, और खिलाफत से जो मान्यता प्राप्त करता था वो सिर्फ दिखावा था। जनता विद्रोह नहीं करे, जनता का समर्थन मिलता रहे, इसका एक उपाय था, और कोई चीज नहीं थी। मुबारक खिलजी तो खुद भी उससे आगे बढ़ गया, और क्या कहा उसने कि स्वयं को पैगंबर घोषित कर दिया। अब बोलिए, खलीफा बड़ा कि पैगंबर बड़ा? तो स्वाभाविक सी बात है, आप कहेंगे पैगंबर बड़ा। तो ऐसी स्थिति में जब स्वयं को पैगंबर घोषित कर दिया, तो फिर ऐसे सुल्तान के सामने खलीफा का क्या मान, यानी खिलाफत को पूरी तरीके से नकार दिया। अब तीसरा एग्जाम्पल जो मिलता है वो आइए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया इस कंटेक्स्ट में।
तो जहां तक मोहम्मद बिन तुगलक का प्रश्न है, तो शासन के आरंभ में खलीफा को मान्यता नहीं थी। कहा कोई खलीफा नहीं होता है। परंतु तोमिल तुगलक ने शासन के आरंभ में खलीफा को मान्यता नहीं दी, परंतु जब विद्रोह होने लगा, तब खलीफा को मान्यता दी। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक आते आते परिस्थितियां काफी बदल गई थी, और परिस्थितियां ये बदली थी कि शासक काफी शक्तिशाली हो गया, इतना शक्तिशाली कि दक्कन या दक्षिणी भारत में भी दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो गया। और तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत सबसे ज्यादा विस्तृत था, सबसे ज्यादा प्रांत, प्रोविंस या सूबा जो कह लीजिए, वो 23 सूबे सबसे ज्यादा मोहम्मद तुगलक के समय में थे। ऐसी परिस्थिति में मोहम्मद तुगलक ने खलीफा को कोई मान्यता नहीं दी, लेकिन उसकी 5 योजनाएं जब धाराशायी हुई, एक भी सफल नहीं हुई। 5 योजना आपको याद होगा, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग, द्वाब में कर वृद्धि, और नवीन कृषि नीति, और खुरासान और कराची अभियान। ये पांचों की पांचों योजनाएं जब धराशायी हो गई, तो विद्रोहों का एक सिलसिला शुरू हुआ। अब तुगलक ने ये जान लिया कि विद्रोह इसलिए हो रहा है कि हम खलीफा को मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो उसने खलीफा को खोजना शुरू किया। अब खिलाफत कहां चली गई थी? ये पीरियड कौन सा? 1325 से 51। 1258 में आपको हमने बताया कि लाकू खान ने बगदाद की खिलाफत को डिमोलिश कर दिया। उसके बाद खलीफा कहां चला गया? तो मिस्र में, मिस्र के फातमी वंश की जो खिलाफत थी वहां चला गया, और शिया सुन्नी खलीफा यहां पर एक हो जाते हैं 1258 में। तो 1258 से 1517 तक एक रहे, और 1517 में फिर खिलाफत कहां चली गई? तुर्की में, जो 1924 तक रही। ये कल के क्लास में बताया। तो इस समय जो 1258 से लेकर के 1517 तक का जो पीरियड है खिलाफत का, वो खलीफा विलुप्त हो गया था, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं, यहां तक कि लोग जानना भूल गए थे। ऐसे भी इसने खोजना शुरू किया तुगलक ने कि कहां गया खलीफा। एक नाम मिल गया कि हाँ ये खलीफा है, कहीं कहीं से सुन करके उसने, और उसी के नाम के सिक्के डाल दिए। जबकि जिस खलीफा के नाम के सिक्के डाले थे उसकी मृत्यु 100 साल पहले हो चुकी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो सिर्फ खलीफा का नाम प्रयोग किया कि हमारे साम्राज्य में विद्रोह नहीं, विद्रोह को दबाने, और आगे जो इसका चचेरा भाई शासक बना यानी फिरोज शाह तुगलक, उसने भी इसी नीति का पालन किया कि उसने भी जिस खलीफा का नाम अपने सिक्के में खुदवाया वो उसके पूर्व में ही मर चुका था, उसके शासनकाल में जीवित नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के काल में यह बात स्थापित हो जाती है कि खलीफा एक प्रतीकात्मक चीज रह गया था, उसके पास कोई शक्ति नहीं। अब जहां तक सैयद और लोदी का प्रश्न है, सैयद और लोदी वंश,
तो इन दोनों वंशों ने खिलाफत का पूर्णतः तिलांजलि दे दी। यानी जो थोड़ा बहुत प्रतीकात्मकता था भी खलीफा के प्रति पूर्व के वंशों का, वो इन दो वंशों ने खलीफा को मान्यता देना भी छोड़ दिया। इस प्रकार अंततः हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान और खलीफा के बीच संबंध था, वो संबंध एक प्रतीकात्मक था, एक सैद्धांतिक संबंध था। इसका व्यवहारिकता से कोई लगाव नहीं था। व्यवहारिक में सुल्तान ही संप्रभु था, खलीफा संप्रभु नहीं। तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।